Hello everyone, very good morning, good afternoon and good evening. It is a revisional class for class 8 student from the history third chapter, that is the pleasant life. So we all knew that कि भारत में अब 18th सेंचुरी के आसपास पूरे भारत को कॉन्कर कर लिया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर एंड मराठा वॉर जीतने के बाद बस अब भारत में एक ही सुप्रीम पावर बचता है, जो कि है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पूरे भारत को कैप्चर और कॉन्कर करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन उद्देश्य या कह सकते हैं मेन एम होता है एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनने का, यानी इंडिया से भी प्रॉफिट जनरेट करने का, रेवेन्यू जनरेट करने का। लगभग पूरे भारत की टेरिटरी कैप्चर करने के बाद, टैक्स एंड रेवेन्यू को एनालाइज करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि इंडिया में जो वास्ट पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वो है स्मॉल फार्मर और लेबर की। तो इस सोसाइटी, जो स्मॉल फार्मर की सोसाइटी है, यहाँ से रेवेन्यू, यहाँ से प्रॉफिट कैसे जनरेट की जाए, स्मॉल फार्मर से कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाए, कैसे यहाँ से उनको एक अच्छी अमाउंट में प्रॉफिट हो, इसके लिए इस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए फ्रॉम द स्मॉल प्लीजेंट उन्होंने बहुत सारे टैक्स या पॉलिसी इम्प्लीमेंट किए। भारत में बहुत सारे टैक्स और पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। ये सारे टैक्स कलेक्ट सिस्टम थे जिसके हेल्प से ब्रिटिश प्लीजेंट से टैक्स कलेक्ट करती थी और एक प्रॉफिटेबल रेवेन्यू जनरेट करती थी। तो आज की क्लास में हम उनके पहले टैक्स सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसका नाम है परमानेंट सिस्टम एंड द जमींदारी सिस्टम। परमानेंट सिस्टम एंड जमींदारी सिस्टम आर इम्प्लीमेंट बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन ईयर ऑफ 1793। देखते हैं इस परमानेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम में क्या होता था। इसमें एक ग्रुप प्लीजेंट होते थे। प्लीजेंट्स मीन्स अ स्मॉल फार्मर और लेबर, दे वर्क ऑन देयर ओन लैंड। मतलब कि प्लीजेंट जो होते हैं वो अपने ज़मीन पे काम करते थे और इनका कोई टैक्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का रूल था नहीं। फिर बीच में आता है परमानेंट सिस्टम। उस रूल में क्या होता है, प्लीजेंट अपने लैंड पे काम करेंगे और इस लैंड के जो ओनर होंगे वो होंगे जमींदार। लैंड के ओनर को बना दिया जाता है, लैंड के ओनर किसे बना दिया जाता है, जमींदार को। यानी जिस लैंड पे प्लीजेंट पहले काम करते थे, जैसे ही आया हमारा परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम, उसके अंदर क्या हुआ, जो जमींदार था उसको इस लैंड का ऑनर बना दिया जाता, ओनर ऑफ लैंड। और ये लैंड जो था वो ट्रांसफरेबल था और हेरिडेटरी था। ट्रांसफरेबल मतलब कि ये जो लैंड था प्लीजेंट का, जिस पे प्लीजेंट वर्क करते हैं, जमींदार जब भी चाहे इसे बेच सकता है और ये वंशजी था। मतलब इसके बेटे, जमींदार के बेटे के पास, इस जमींदार के बाद ये लैंड का मालिकाना हक जमींदार के बेटे को जाएगा। फिर ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनके फैमिली में चलती रहेगी। तो पहले क्या था देखते हैं। फार्मर लैंड पे काम करेगा और उस लैंड का मालिक होगा जमींदार, और जमींदार से कलेक्ट टैक्स करेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें क्या था कि फार्मर अपने लैंड पे वर्क करेंगे और उस बड़े से लैंड, जैसे पहले भारत में क्या होता था, छोटे छोटे फार्मर हुआ करते थे, तो एक बड़ी सी ज़मीन के मालिकाना हक जमींदार को दे दिया जाता है और उस जमींदार पे प्लीजेंट वर्क करते हैं। और जमींदार का काम होता है कि वो प्लीजेंट से क्या कलेक्ट करे, टैक्स कलेक्ट करे। जमींदार का ही वर्क होता है कि वो प्लीजेंट से क्या करें, टैक्स को कलेक्ट करें, और फिर जमींदार ही वो टैक्स को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करता है। इसमें मेन बात होती है, इसको हम लोग परमानेंट सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रिवेन्यू था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो फिक्स था। यानी वो एक फिक्स अमाउंट में टैक्स लेगा। यानी तुम्हारी फसल, आपकी फसल अच्छी हो या ख़राब हो या हो ही ना, उससे उसको मतलब नहीं है। वो साल के अंत में या फसल की कटाई के अंत में एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट करेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किससे, जमींदार से। और जमींदार टैक्स किससे कलेक्ट करेगा, प्लीजेंट से।
तो फॉर एग्जांपल प्लीजेंट से जमींदार कलेक्ट करेगा और जमींदार फिर पे किसे करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और बचा हुआ जो सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी था वो फिर खेत में इन्वेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल कि हमने 100 का रेवेन्यू जनरेट किया, 50 दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, 10 दे दिया प्लीजेंट को और 20 खुद रख लिया। फिर भी 50, 20, 70 और 10, 80, 20 रुपया बच गया। 20 बचा, ये 20 फिर कहाँ जाएगा, लैंड में ही इन्वेस्ट होगा। जो बचा हुआ पैसा होता था, सबका शेयर लगने के बाद जो पैसा बच जाता था वो पैसा फिर कहाँ इन्वेस्ट होता था, लैंड में, जिसे हम लोग कहते थे सरप्लस इन्वेस्टमेंट। तो ये था स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। एक बार और देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था, जो लैंड था उस पर वर्क करते थे प्लीजेंट यानी स्मॉल फार्मर, और उनसे टैक्स कलेक्ट करने का काम था जमींदार का। और जमींदार को ऑनर ऑफ लैंड बना दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और ये जो लैंड था ये ट्रांसफरेबल था, यानी वो जब चाहे जिसको चाहे बेच सकता था, और हेरिडेटरी था, यानी उसके वंशज, इसके बाद उसके बेटे इस ज़मीन के मालिक होंगे, और ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये उनके फैमिली में चलता रहेगा। और फिर जमींदार से कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, फिक्स रेवेन्यू, यानी एक फिक्स अमाउंट में टैक्स कलेक्ट करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो टैक्स सनसेट लॉ को फॉलो करते हुए देना रहता था। सनसेट लॉ मतलब कि अगर मान लेते हैं कि 20 दिसंबर को तय हुआ है कि जमींदार को टैक्स पे करना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो 20 दिसंबर के सूरज ढलने से पहले ये अमाउंट, यानी जो फिक्स अमाउंट होता है, उसे पे करना अनिवार्य है। अगर वो लोग पे नहीं कर सकते तो वो ज़मीन की फिर बोली लगाई जाएगी और ज़मीन को बेच दिया जाएगा। यानी फिर जिस लैंड का ऑनर लैंडलॉर्ड है, यानी ये सनसेट लॉ से पहले टैक्स को पे नहीं करता, फिक्स रेवेन्यू को पे नहीं करता, तो जिस लैंड का ये ऑनर है इसका ऑनरशिप छीन लिया जाएगा और इस लैंड को फिर किसी और जमींदार से बोली लगवा कर बेच दिया जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में नहीं, नोट्स देखते हैं, इसका क्या नोट्स बनते हैं। जो लेट्स गो। परमानेंट सेटलमेंट, द राइट टू ओनरशिप ऑफ लैंड वाज मेड हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल। जैसे कि जो जमींदार के पास लैंड था, जमींदार के पास जो लैंड था हमने बताया वो हेरिडेटरी था, यानी वो अपने बच्चों के वंश में दे सकता है, यानी जमींदार के मरने के बाद उसका जो लैंड है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी। एंड ट्रांसफरेबल था, यानी वो जब चाहे जिसको चाहे सोल्ड कर सकता था। इफ जमींदार डिलाइड टू पे टैक्स, लैंड विल बी कॉन्फिस्केटेड एंड सोल्ड आउट। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बताया कि मान लेते हैं एग्जाम्पल में ये जमींदार का लैंड है और इस लैंड का अगर वो टैक्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करने में असफल रहा तो ये लैंड को फिर बोली लगाकर बेच दी जाएगी। इफ जमींदार हैज़ टू पे अ फिक्स रेवेन्यू बाय अ पर्टिकुलर डेट बिफोर द सनसेट। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बार और देखते हैं। जमींदार हैज़ टू पे अ फिक्स रेवेन्यू बाय अ पर्टिकुलर डेट बिफोर द सनसेट। कह रहा है कि जो जमींदार था, जो उसका अमाउंट फिक्स था, यानी जो फिक्स अमाउंट ब्रिटिश को पे करना था, उसको तय किए डेट, यानी जिस तारीख को तय किया गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि उस दिन देना है, उस दिन सूरज ढलने से पहले वो टैक्स को किसी न किसी तरह पे कर देना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिक्स रेवेन्यू जो तय किया गया है वो। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवेल्स। परमानेंट सेटलमेंट लॉन्च हुआ था कब, इंट्रोड्यूस कब किया गया था इंडिया में, 1793 में, और किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवेल्स के द्वारा। और ये रीजन था बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, यानी जिस रीजन में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उसी रीजन में ये परमानेंट सेटलमेंट को लॉन्च किया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी there is something mistake, that is the British East India Company. British East India Company objective is to fix the amount of revenue and stable income source for pleasant from the pleasant net. अब जो मेन रीजन था ब्रिटिश का परमानेंट सेटलमेंट को लॉन्च करने का, वो रीजन यही था कि जो छोटे फार्मर है
उनसे भी कुछ रिवेन्यू जनरेट किया जाए और वो रिवेन्यू कैसा हो, स्टेबल हो। रिवेन्यू कैसा हो, स्टेबल हो, यानी एक स्टेबल इनकम हो कि इन्हें कुछ इन्वेस्ट ना करना पड़े और इनको स्टेबल इनकम मिलता रहे। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इसमें ये प्रॉफिट हो रहा था कि इनको एक भी रुपया लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी और इनको एक सैलरी की तरह अमाउंट हर साल मिल रहे थे और इनसे ये खुश थे। लेकिन इन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस परमानेंट सेटलमेंट से ना खुश थे। उनका तर्क ये था कि उनकी जो इनकम हो गई है, उनका जो प्रॉफिट हो गया वो हमेशा के लिए सेटल हो गया, अब इससे ज़्यादा इनका ग्रोथ इंडिया में नहीं हो सकता। जमींदार कलेक्ट टैक्स फ्रॉम प्लीजेंट एंड हैव टू पे फिक्स रेवेन्यू टू ब्रिटिश। और जमींदार का काम क्या था कि वो जो टैक्स है वो कलेक्ट करेगा किधर से, प्लीजेंट, और फिर उसे किसे पे कर देगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अभी क्या सोचा गया था, क्या सोच कर ये परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था, इस पे हम लोग ध्यान देते थे। तो सोचा कुछ और गया और हुआ कुछ और। क्या सोचा गया देखा जाए, फेलियर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं क्या सोचा गया था। ये सोचा गया था अगर लैंड से हम लोग 100 रुपया जनरेट करते हैं, यानी टोटल प्रॉफिट ऑफ अ पीस ऑफ लैंड विच जनरेट 100 रुपीज़। मान लेते हैं कि कोई एक लैंड है, फॉर एग्जांपल ये हमारी एक लैंड है और इससे हमें प्रॉफिट हो रहा है 100 का, इससे हमें प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का। तो ब्रिटिश का तो फिक्स रहेगा, मान लेते हैं उसका फिक्स हमने किया 50 रुपया, उसका फिक्स। प्लीजेंट जब टैक्स दे रहा है खुद के लिए 10 रुपया बचा ले रहा है और जमींदार के पास बच रहे हैं 20 रुपया, और 20 रुपया फिर कहाँ लग जा रहा है, लैंड में। फॉर एग्जांपल 100 रुपये, फिर समझते हैं 100 रुपये का पूरा रिवेन्यू, टोटल प्रॉफिट हुआ लैंड से 100 रुपये का। ब्रिटिश का 50 फिक्स है, 50 ब्रिटिश को दे दिया। प्लीजेंट अपने पाल पोस पेट भरने के लिए 10 रुपया रखता है और 20 रुपया जमींदार को दे देता है, और जमींदार 20 रुपया बचा हुआ फिर किधर लगाता है, लैंड में। यानी कि यहाँ पे ब्रिटिश का हम लोग देखेंगे रिवेन्यू इसका फिक्स है, इसका सैलरी कभी बढ़ेगा नहीं। और इसी बात से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटिव गुस्सा थे, परमानेंट सेटलमेंट को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। तो सोचा यह गया था कि इसमें प्रॉफिट प्लीजेंट का भी होगा और जमींदार का भी होगा, और हमारा टोटल लैंड से जो रिवेन्यू रहेगा उसको भी, वो भी बढ़ता जाएगा। तो 100 रुपया का हमने एक लैंड से ग्रोथ किया, परमानेंट इसका 50 हो गया, 10 प्लीजेंट रखा, जमींदार के पास 20 और बचा हुआ 20 फिर से लैंड में इन्वेस्ट हो गया। यानी लैंड में जो उसका फर्टिलाइजर हो गया, सीड, अच्छी क्वालिटी का सीड हो गया, इरीगेशन पे खर्च हो जाएगा, तो इन सब पे खर्च हो जाएगा। तो फिर मान लेते हैं हम 20 रुपये अपने लैंड पे इन्वेस्ट किए तो हमारा अगली बार फसल अच्छा होगा। हम अपने खेत पे अगर इन्वेस्ट करते जाएंगे तो फसल और अच्छा होगा, यानी प्रॉफिट और ज़्यादा। तो नेक्स्ट टाइम हमारी प्रॉफिट मान लेते हैं 140 का हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैंने फिक्स रखा 50 ही देना है। प्लीजेंट की इस बार सैलरी प्रॉफिट अच्छा हुआ तो प्लीजेंट कुछ अपने पास रख लिया 10 रुपये, 30 जमींदार रख लिया और बचा हुआ 40 फिर कहाँ लग गया, लैंड में। फिर हमने 40 रुपये इस बार इन्वेस्ट किया, पिछली बार 20, इस बार 40, यानी इस बार और ज़्यादा लैंड में इन्वेस्ट हुआ और अच्छा फर्टिलाइजर यूज किया और अच्छा सीड और अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया है लैंड को, तो हमारी फसल क्या होगी इस बार और अच्छी होगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो फिक्स है, उनका 50% फिक्स रिवेन्यू चलेगा। प्लीजेंट जब प्रॉफिट अच्छा हुआ तो प्लीजेंट की सैलरी भी बढ़ेगी, जमींदार की भी सैलरी बढ़ेगी, और फिर बचा हुआ जो पैसा था हम फिर इन्वेस्ट करेंगे लैंड में। अब फिर हमने लैंड में इन्वेस्ट किया तो हमारा फर्टिलाइजर अच्छा लगेगा, सीड अच्छा, और इरिगेशन फैसिलिटी भी हम अच्छा लैंड को प्रोवाइड करेंगे। जब हम सारी चीज़ खेत के लिए करेंगे और खेत पे इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट हमारा फिर अच्छा होगा। इस बार मान लेते हैं हमारा 300 प्रॉफिट होगा। हमारी सैलरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैलरी फिक्स रही, प्लीजेंट की बढ़ी, जमींदार की और बढ़ी, और लैंड में हमने और ज़्यादा इन्वेस्ट किया। तो सोचा ऐसे गया था, लेकिन ये फेल हो गया। जमींदार सिस्टम कैसे फेल हो गया देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जमींदार डिड नॉट इन्वेस्ट सरप्लस ऑफ लैंड, यानी कि जमींदार ये जो सरप्लस इन्वेस्टमेंट था, जो बचा हुआ पैसा खेत में इन्वेस्ट करना था, लैंड में इन्वेस्ट करना था, वो किया ही नहीं। जमींदार शेयर ऑफ लैंड वॉज नॉट फिक्स,
और जमींदार कितना पैसा खुद के पास रखेगा और कितना लैंड में इन्वेस्ट करेगा ये कहीं फिक्स नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रीज़न ये था कि बचा हुआ पैसा जमींदार खुद रख लिया, खेत में इन्वेस्ट नहीं किया। और दूसरा रीज़न ये था कि जमींदार शेयर ऑफ लैंड वाज नॉट फिक्स। जमींदार कितना शेयर लेगा, 10%, 20%, 100% कितना शेयर लेगा ये फिक्स नहीं था। तो देखते हैं जब जमींदार ने कोई इन्वेस्ट ही नहीं किया लैंड में और जमींदार का शेयर फिक्स नहीं था तब क्या होता है। सेम चार्ट देखते हैं। मानते हैं जब परमानेंट सिस्टम फर्स्ट टाइम लगा था तब मेरा लैंड से रिवेन्यू निकला 100 रुपीज़। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 50 लिया, 10 प्लीजेंट को दिया गया और 40 जमींदार खुद रख लिया। तो 50 + 10 60 + 40 100 और सरप्लस कुछ बचा ही नहीं। यानी खेत में जो हमारा लैंड था उसमें कुछ इन्वेस्ट हुआ ही नहीं। अब विदाउट इन्वेस्ट अगर हम मान लेते हैं हमारा लैंड है इसमें कुछ इन्वेस्ट ही नहीं हुआ, हमने फसल काट लिया। अगर विदाउट इन्वेस्ट किसी तरह मैं यहाँ पे फसल फिर ग्रो करता हूँ, ना कुछ फर्टिलाइज़र देता हूँ, ना कुछ अच्छा सीड, ना कुछ अच्छा इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरा जो पिछली बार का टोटल रिवेन्यू था उससे कम ही मैं यहाँ से रिवेन्यू जनरेट कर पाऊँगा। तो फिर ऐसा ही हुआ, पिछली बार 100 था, इस बार 80 होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना 50 तो लेगी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 50 देने के बाद बचता है 30। मानते इस बार भी प्लीजेंट को 10 मिला और जमींदार की सैलरी घटी उसको 30 मिला। फिर लैंड पे कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया। जमींदार का यही काम था बचा हुआ पैसा वो लैंड पे पहले इन्वेस्ट करे तब खुद रखे, लेकिन ये लैंड पे इन्वेस्ट ना करके खुद रख रहा था। फिर क्या हुआ, अगर हम इस बार भी उसी सेम लैंड पे 2 बार फसल काट लेंगे और उसको ना अच्छा फर्टिलाइज़र देंगे, ना अच्छा सीड प्रोवाइड करेंगे, ना कुछ अच्छा इरीगेशन सिस्टम होगा, तो उसकी यील्ड होगी, जो उसका रिवेन्यू निकलेगा फिर कम निकलेगा। इस बार 50 निकला मानते हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 देना ही है। यानी टोटल रिवेन्यू किसके पास चला जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। प्लेजेंट को कुछ नहीं मिला, प्लेजेंट बेचारा भुखमारी में चला जाएगा और जमींदार जो रहा इसको भी कुछ नहीं मिलेगा। और रही जो बात सरप्लस इन्वेस्ट की, जब इनको ही कुछ नहीं मिला तो लैंड में इन्वेस्ट कहाँ से होगा। अब लगातार 3 बार एक ही लैंड पे कटाई करके बिना कोई फर्टिलाइज़र दिए, बिना उसकी अच्छे से सिंचाई किए, फिर अगर हम नेक्स्ट टाइम उस पर फसल लगाएंगे तो फसल होगी ही नहीं। मानते इस बार फसल हुआ ही नहीं, हमारा लैंड से जो रिवेन्यू आया वो था 0। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो फिक्स था, वो 50 लेगा ही लेगा। फिर 50 जमींदार नहीं देगा, वो टैक्स कलेक्ट करता था प्लीजेंट से, तो प्लीजेंट पे दबाव डालेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वो अच्छा ज़मींदार था, वो कितना बस यही दबाव दिया कि तुम मुझे बस 50 रुपये दे दो ताकि मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पे कर सकूं। तो फिर देखते ही देखते प्लीजेंट चला जाएगा -50 में, यानी इसका प्रॉफिट ना होकर डायरेक्ट 50 रुपये का लॉस हो गया। यानी ये 50 रुपये कहीं से बोरिंग करेगा, कहीं से उधार लेगा, तभी तो ज़मींदार को देगा, और ज़मींदार को कुछ मिला ही नहीं और सरप्लस कुछ यूज होगा ही नहीं। जब पैसा प्लीजेंट खुद माइनस में जा रहा है तो लैंड पे कहाँ से कुछ इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यही था परमानेंट सेटलमेंट। इसका जो एक्सपेक्ट किया गया था अगर वैसा होता तो बहुत अच्छा था। इसमें देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो फिक्स था, लेकिन प्लीजेंट की सैलरी धीरे धीरे बढ़ रही थी, 10, 20, 30, 50, यानी 4 साल के अंदर उसकी 10 से सैलरी 50 हो जाती और जमींदार क्या 4 साल में 20 से 100 हो जाती। लेकिन जमींदार ने क्या किया, कोई भी अमाउंट, यानी देखो सरप्लस अमाउंट लैंड में इन्वेस्ट ही नहीं किया, जिसके कारण जो टोटल लैंड से रेवेन्यू जनरेट होता था, जो टोटल लैंड से प्रॉफिट जनरेट होता था वो हुआ ही नहीं। यानी अर्थात कि जमींदार यहाँ से टैक्स कलेक्ट करता था 100 रुपीज़, जमींदार प्लीजेंट से 100 रुपीज़ कलेक्ट करके 50 ब्रिटिश को दे देता था और 10 इनको देता था और बचा हुआ सारा खुद रख लेता था। यानी जो सरप्लस अमाउंट यहाँ पे लैंड में फिर से इन्वेस्ट होने वाला था वो हुआ ही नहीं, जिसके कारण लैंड से प्रॉफिट दिन पे दिन कम होती गई और जिसके कारण प्लीजेंट बेचारा बोरिंग में चला गया, उधारी में चला गया और इस कारण इनको सुसाइड करना पड़ा, मृत्यु हो गई। तो दैट्स इज ऑल अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट. That is enough to be understood. That is the proper way and proper way to define
in an easy way what is a permanent system and how it implement or affect the pleasant life. The pleasant life and the pleasant means that a farmer, a laborer that land on their own land or work on the another farmer's land. Pleasant is a poor farmer. They work on land for food, essential food, not for the sale, not use as a cash crop, but use of farming for essential crop that make their life to be goods as the term of eating cloth and shelter. They are depend on land. वो कपड़े घर और मकान के लिए सबके लिए खेती पे डिपेंड करते थे, लेकिन that the permanent system introduced in India, thus one is the reason of poor farmer in 20th centuries. Thank you. Have a good day.